दोस्तों कैसे हैं आप सब। यहाँ पर मैं एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट कर देना चाहता हूँ। 1 जनवरी 2025 से जो हमारी कोचिंग है उसके जो प्राइजेज हैं वो बढ़ जाने वाले हैं और वो हो जाएंगे 6,000 रुपये 3 महीने की कोचिंग के लिए, जो अभी तक 5,000 रुपये हुआ करते हैं। यहाँ पर आप लोगों के लिए एक ऑफर है। आप लोग अगर चाहो ना बिल्कुल 31 तारीख तक भी रुक सकते हो और उस दिन पैसा पे करो। 5,000 ही देने पड़ेंगे, लेकिन 1 तारीख को अगर कोई आता है उसको 6,000 रुपये देने पड़ेंगे। इसके अंदर डेफिनेटली आप एक चीज का ध्यान रखें, अगर 2500 आप इस पहले महीने देते हैं तो अगले महीने यानी कि जनवरी के महीने में भी आपको 2500 ही देने पड़ेंगे, क्योंकि कोचिंग आपने इसी महीने हमसे ली है। लेकिन हाँ, अगले साल से ये हो जाएगा 3,000 रुपये फर्स्ट मंथ और 3,000 रुपये सेकेंड मंथ के लिए। यहाँ पर मैं चाहूंगा एक और चीज के ऊपर आप लोग गौर करें, और वो ये है कि हमारी जो कोचिंग है ना दोस्तों, 1-on-1 कोचिंग होती है, यानी इसमें ना कॉन्स्टेंटली आपसे बात होती रहती है व्हाट्सएप के ऊपर। यहाँ पर हम आपको फुल सपोर्ट देते हैं, कॉन्स्टेंट रिप्लाई कर करके। ऐसा नहीं है कि आपको डाइट और ट्रेनिंग प्लान भेज दिया और उसके बाद आपसे लंबे अरसे तक कोई बात ही नहीं करनी। कोई क्वेरी होती है ना आप लोगों की, झट से सॉल्व होती है, वो एक दिन का समय भी पूरा नहीं लग पाता है, उससे पहले आपके पास रिप्लाई आ जाता है। तो कांस्टेंट जो सपोर्ट होता है ना, वही होता है जो कोचिंग को सक्सेसफुल बनाता है। और लोगों की जब तक आप परेशानी को सुनोगे नहीं, आप लोगों की परेशानियों को दूर करोगे नहीं। तो हम लोग इन चीजों को समझते हैं और इसीलिए हमारे रिजल्ट्स आपके सामने ये हम रखते हैं हर बार। तो यहाँ पर आप पहला रिजल्ट अगर देखोगे तो ये लगभग दोस्तों 2 महीने की ट्रांसफॉर्मेशन है, और इसके अंदर आपको क्लियरली दिखेगा कि अब एब्स आने शुरू हो चुके हैं हमारे क्लाइंट के, और चेस्ट भी पहले से ज्यादा क्लियरली सेपरेशन दिखा रही है, लाइंस चेस्ट की दिख रही है। ट्रैप्स और शोल्डर्स का एरिया बहुत ज्यादा पहले से प्रोनाउंस्ड यानी कि ग्रो करता हुआ नजर आ रहा है, और साथ ही साथ आप इनके साइड डेल्ट भी देखो, वो भी ज्यादा प्रोनाउंस्ड हैं। और लव हैंडल्स तो फॉर श्योर कम हुए हैं। इनके बाद हम चले, अगला रिजल्ट आता है, ये है 4 नवंबर और 8 दिसंबर के बीच का, यानी लगभग 1 महीना मान के चलो। और 1 महीने में अच्छा खासा इन्होंने फैट लॉस और वाटर लॉस करा है। आपको स्पेशली स्टमक एरिया पे आगे की ओर बिल्कुल ही कम अब फैट दिखेगा, और जो लव हैंडल्स है वो भी कम होते हुए नजर आएंगे। तो ये क्लाइंट हमारे काफी ज्यादा पहले फैटी थे, अभी फैट लॉस अच्छे से करते हुए नजर आ रहे हैं, और 1 महीने में इन्होंने लगभग 6 किलो इन्होंने वजन ड्रॉप कर लिया है। नेचुरली अगर आप 6 किलो ड्रॉप कर रहे हो, आप अच्छा वजन ड्रॉप कर रहे हो। तो यह दोस्तों हमारे रिजल्ट्स, बाकी रिजल्ट्स अगली वीडियो में आपको बताऊंगा। आपको भी अगर इस तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन करना हो, ना सिर्फ फैट लॉस बल्कि मसल भी गेन करना हो, आप हमारे साथ जुड़ो, डीएम कर देना मुझे इस वाली इंस्टाग्राम आईडी पे, और सामने से मैं आपको एक बार, अगर समझ लो एक बार आपको रिप्लाई आ गया ना, इसका मतलब कांस्टेंट आप लोग हमारे साथ में चलने वाले हो, कहीं पे भी आपका हाथ नहीं छोड़ते, लगातार आपको हाथ पकड़ के हम लोग आगे तक लेकर के जाते हैं कि चलो हो ट्रांसफॉर्म, वो वाला हमारा एटीट्यूड रहता है, लेकिन प्यार से। दोस्तों यहाँ पर हम लोग चलते हैं आज की वीडियो पे। हाल ही में हम लोग देखते हैं कि सैमसन दौदा जो अभी ट्रेनिंग कर रहे हैं आर्नोल्ड क्लासिक के लिए, और अभी आर्नोल्ड क्लासिक को सिर्फ 12 हफ्ते ही बचे हैं, और आज हमारे सामने आर्नोल्ड क्लासिक की दोस्तों डेट निकल के आ गई। तो ये होगा 27 फरवरी से 2 मार्च 2025 के अंदर। तो सैमसन इस टाइम पे अपने होम टाउन में ट्रेन कर रहे हैं और जिम में दिखाई दे रहे हैं। अच्छा खासा वजन तो नहीं उठाते ये बहुत ज़्यादा, लेकिन इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा रखते हैं ये, मतलब अपनी तरफ से मैक्सिमम पुश कर रहे हैं। सैमसन कभी भी हैवी लिफ्टर नहीं रहे, पर पुश अच्छे से करते हैं। इस बार कुछ ज़्यादा अच्छे से पुश कर रहे हैं, लग रहा है अब जो एक मिस्टर ओलंपिया ये बन गए हैं, वो चीज़ इनके दिमाग में लगातार चल रही है कि इनको ट्रेन भी एक मिस्टर ओलंपिया की तरह ही करना है। और ये चीज़ हर एक जगह दिख रही है, हर एक वर्कआउट सेशन में ये एक्सट्रीम पुश कर रहे हैं। सैमसन इस वक्त दोस्तों हमें लीन चलते हुए नजर आ रहे हैं। सैमसन ने अभी से कुछ टाइम पहले अपनी पूरी बॉडी दिखा दी थी, और उसमें हमें पता लग गया था कि ये 326 पाउंड्स पे थे। अभी हो सकता है कि ये 326 नहीं बल्कि 330 पाउंड्स पर ही पूरे चले गए हो। दोस्तों यहाँ पर ना हैरानी की बात ये आती है कि हु इज द बेस्ट बॉडी बिल्डर इंस्टाग्राम पेज ने अभी सैमसन दौदा की डाइट शेयर कर दी। उनका ये कहना है कि ये डाइट उनको डीएम में मिली है। अब डीएम में सैमसन दौदा ने दी है या किसी और इंसान ने दी है, ये चीज नहीं कह सकते, लेकिन ये डाइट बहुत ही ज्यादा शॉकिंग डाइट है। एक 330 पाउंड के बॉडी बिल्डर के लिए ये डाइट बहुत ही कम निकल के आती है। इसके अंदर अगर आप पढ़ोगे तो आपको दिखाई देगा कि सैमसन कुल मिला के 5 मील्स ले रहे हैं, और पहले मील में ये 5 अंडे और आइसोलेट प्रोटीन शेक ले रहे हैं। मील 2 के अंदर ये 350 ग्राम स्वीट पोटैटोज और 200 ग्राम स्टेक ले रहे हैं। यहाँ पर मील 3 के अंदर ये लेते हैं 300 ग्राम पास्ता और 180 ग्राम लीन ग्राउंड बीफ। ऐसी मील 4 है, और उसके बाद मील 5। तो यहाँ पर 5 मील्स में अगर टोटल कैलोरीज निकाली जाए तो ये लगभग बैठती है 3878 कैलोरीज, और ये बहुत कम है अगर देखा जाए। 300 प्लस पाउंड्स के हम बॉडी बिल्डर की बात कर रहे हैं जो अभी लीन चल रहा है। इसके अंदर प्रोटीन कुल मिला के मिलता है 308 ग्राम्स, कार्बोहाइड्रेट्स में है 425 ग्राम, और फैट इसके अंदर आता है 111 ग्राम। तो ये बहुत ज़्यादा नहीं है, और यही चीज़ हैरान कर रही है कि इतने कम खाने पे इन्होंने इतना ज़्यादा मसल मास कैसे मेंटेन कर रखा है। इसी पेज के नीचे माइकल डाबुल भी कमेंट करते हैं, और वो ये लिखते हैं कि ये एक अच्छी डाइट है और आपको 3500 कैलोरी से ऊपर ज़रूरत नहीं है। इवन अगर आप एक मास मॉन्स्टर हो सैमसन दौदा जैसे भी, तो आपको पूरे साल स्ट्रिक्ट रहने की ज़रूरत है।
जैसे कि सैमसन दादा पूरे साल स्ट्रिक्ट रहते हैं और किसी भी चीज़ पे बिंज यानी कि चीट नहीं करते। और ये चीज़ तो हम दोस्तों अभी भी देख सकते हैं कि सैमसन की बॉडी भले ही हमें ना ऑफ लगे या फिर हम बोले कि उतने ज़्यादा श्रेडिड नहीं है, पर ये इतने ही श्रेडिड रहते हैं हमेशा जब से ये मास मॉन्स्टर बने हैं। और स्टेज के ऊपर भी जो ये मसल्स लेकर आते हैं, जितना सेपरेशन लेकर आते हैं, हम इनको कभी भी मोस्ट श्रेडिड बॉडी बिल्डर नहीं कह सकते। इसी के ऊपर एक बात अभी और निकल के आती है, वो मैं आगे अगले अपडेट में बात करूंगा। लेकिन सैमसन कभी भी मोस्ट श्रेडिड नहीं होते हुए भी इस साल मिस्टर ओलंपिया बन गए। तो इनके लिए अगर देखा जाए 3500 कैलोरीज प्लस में है, जो हम अगर एग्जैक्टली बोले तो 3800 कैलोरीज में ये चल रहे हैं। इस डाइट के हिसाब से भी अगर सैमसन दादा को देखा जाए तो ये एक बहुत ज़्यादा मसल मास मेंटेन कर रहे हैं। लेकिन माइकल डबुल कहते हैं कि ये डाइट भी काफ़ी अच्छी है, कैलोरीज भी बहुत ज़्यादा है एक बड़े बॉडी बिल्डर को पूरे तरीके से न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए। तो इसके ऊपर अभी बहुत ज़्यादा वाद विवाद हो रहा है कि सैमसन दादा की डाइट ठीक है या गलत है। तो इसके ऊपर मैं अगर अपना टेक बोलूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि आजकल के बॉडी बिल्डर्स जितने भी हैं ना दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा कैलोरीज नहीं लेते हैं। जैसे कि मैंने अभी से कुछ टाइम पहले भी एक वीडियो में बात करी थी कि अभी बॉडी बिल्डर्स बहुत श्रेडिड रहते हैं ऑल ईयर अराउंड। पहले बॉडी बिल्डर 7000 कैलोरीज पे भी चले जाया करते थे, लेकिन आज बॉडी बिल्डर श्रेडिड रहता है। और श्रेडिड वो तभी रहता है जब वो लगभग 3000 से 4000 कैलोरीज के बीच में रहता है। ऐसा मास मॉन्स्टर्स भी कर रहे हैं और ऐसा दूसरे एथलीट्स के साथ हम देख सकते हैं। सैमसन दादा की हम अगर बात छोड़ दें, यहाँ पर शॉन क्लैरिडा जो है वो 2800 कैलोरीज पे रहते हैं। हालांकि शॉन का वजन बहुत कम है, अभी भी 185 से 190 एलबीएस पे वो है। तो सैमसन के वजन का 57% वजन शॉन क्लैरिडा कैरी कर रहे हैं, यानी आधे से थोड़ा ज्यादा। उस हिसाब से शॉन ज़्यादा कैलोरीज ले रहे हैं। पर हमें एक चीज़ और भी देखनी चाहिए कि बॉडी बिल्डिंग में एक इंसान का, हर एक इंसान का ना अपना अपना मेटाबॉलिज्म होता है। कुछ बॉडी बिल्डर्स बहुत ज़्यादा कैलोरीज लेते हैं ताकि उसी एक मसल मास पे टिके रहे जिस पे पूरे साल रहना चाहते हैं। कुछ बॉडी बिल्डर्स बहुत कम कैलोरीज पे भी बहुत ज़्यादा बड़े दिख जाते हैं। तो ये इस चीज़ पे भी जेनेटिक्स इसलिए तो होता है, बॉडी बिल्डिंग सबसे बड़ा जेनेटिक्स का ही तो गेम है। हर एक बॉडी बिल्डर के प्रोटोकॉल्स अलग है। हम ऐसा क्यों बोलते हैं? यही तो रीज़न है। आप बॉडी बिल्डर को देख रहे हो लेकिन वो क्या कर रहा है आपको ये नहीं पता। अगर ये बात सच है और ये बिल्कुल डाइट प्लान सही है तो थोड़ा सा भरोसा करना इस पे मुश्किल तो है। बाकी तो कुछ भी कहा जा सकता है, बॉडी बिल्डिंग की दुनिया है और ये सारे जेनेटिक फ्रीक्स भरे हुए हैं। यहाँ पर कोई कितना भी कैलोरीज ले सकता है, कितना भी प्रोटीन ले सकता है और हमें पता भी नहीं लगता है कि लोग कितने स्टेरॉइड्स और ग्रोथ हार्मोन, इंसुलिन चलाने के बाद इतने बड़े बनते हैं। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ 3500 या 3800 कैलोरीज पर सैमसन दादा इतने बड़े दिख रहे हैं। इतने सारे स्टेरॉइड्स बॉडी में जाते हैं तब जाके एक एथलीट ऐसा दिखता है। इतना सारा ग्रोथ हार्मोन, इंसुलिन, अलग अलग तरीके के, फिर ये लोग पेप्टाइड्स डालते हैं तब जाके ऐसे दिखते हैं। और आजकल का जो बॉडी बिल्डर हो गया ना दोस्तों, आज के बॉडी बिल्डर्स ना ज़्यादा करके मसल को फीड करते हैं। प्रोटीन ठीक ठाक देते हैं, जैसे कि 300 ग्राम प्रोटीन दे रहे हैं। अगेन ये भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। पहले बॉडी बिल्डर्स प्रोटीन भी बहुत ज़्यादा देते थे, कार्ब्स और फैट्स भी ज़्यादा देते थे। पर आजकल के बॉडी बिल्डर्स पूरे साल श्रेडिड रहते हैं और सिर्फ मसल को ही फीड करते हैं, इसलिए कुल मिला के जो कैलोरीज है ना वो बहुत ज़्यादा नहीं आती है। तो कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। पॉसिबल है कि इस डाइट पे सैमसन दादा अभी हो। देखते हैं सैमसन आर्नोल्ड में कैसे दिखते हैं। अभी फिलहाल 12 हफ्ते रह गए हैं और फिजिक तो इन्होंने नहीं दिखाई है, लेकिन बहुत जल्दी कोई ना कोई हमें उनका अपडेट देखने के लिए मिल ही जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगला अपडेट आ जाता है वेस्ले विजर्स का। अब वेस्ले ने कंफर्म कर दिया कि वो इस साल मतलब अगले साल के आर्नोल्ड क्लासिक 2025 में आने वाले हैं और यहाँ पर ऑफिशियली उन्होंने बता दिया है। अब ये वाली बात होगी कि वेस्ले रहेंगे यहाँ पे आर्नोल्ड क्लासिक के अंदर। सबसे बड़ी चीज़ हमें ये देखनी होगी कि क्या इसके अंदर रेमॉन डिनो रहने वाले हैं, ब्रेयन एंसले, अर्स कैलेसिंस्की, ये सब लोग आने वाले हैं। क्योंकि वेस्ले को जो इस साल पॉपुलैरिटी मिली थी ना, वो इन लोगों की वजह से मिली थी कि हमने वेस्ले को इस लायक समझ लिया, इतना ऊपर तक समझ लिया कि हमने सीधा उनका कंपैरिजन क्रिस बमस्टेड से करना शुरू कर दिया था। क्योंकि वेस्ले ने इन सारे एथलीट्स को हराया, रेमॉन, अर्स, ब्रेयन को, इसीलिए हमें ये लगने लग गया कि अब ये क्रिस बमस्टेड के साथ टो टू टो खड़े होने वाले हैं। ऑल्दो जजेस को वेस्ले की फिजिक वहां पर उस तरीके से नहीं दिखी जैसे कि आर्नोल्ड क्लासिक में वो देख लेते हैं। आर्नोल्ड में उनको उतना ऊपर रख देती और ओलंपिया में उन्हीं वेस्ले विजर्स को जो बिल्कुल वैसी ही फिजिक लेकर के आए थे जैसे आर्नोल्ड में थी, ओलंपिया में इनको पीछे डाल देते हैं 8वें नंबर पे। अब ऐसा तो नहीं था कि रेमॉन ओलंपिया में अपनी लाइफ की बेस्ट एवर फिजिक लेकर आए थे इसलिए रेमॉन यहाँ पर वेस्ले को बीट कर गए थे। नहीं, बल्कि रेमॉन तो वॉटरी आए थे, टैनिंग उनकी गिर रही थी। ओलंपिया में इस बार वर्स्ट दिखे थे, लेकिन तब भी ओलंपिया में एक परफेक्ट वेस्ले को हरा देते हैं, वो भी 4 के मार्जिन से। रेमॉन आए 4th, वेस्ले आए 8th। और यही रेमॉन आर्नोल्ड में वेस्ले से हार जाते हैं, जबकि वेस्ले दोनों जगह एक जैसी फिजिक ला रहे हैं और रेमॉन और ज़्यादा बेकार हो जाते हैं ओलंपिया तक आते आते फिजिक वाइज। तब भी वेस्ले से जीत गए। और वहीं आर्नोल्ड में रेमॉन की एक अच्छी फिजिक थी, तब वेस्ले से हार गए। तो यहाँ पर समझ आती है जजेस की इनकंसिस्टेंसी। जजेस को पता ही नहीं कि जजिंग कैसे करनी है और ये ओलंपिया में बैठे हुए जजेस का हाल है, क्योंकि एक्चुअली में इनके रिजल्ट्स ही आपस में मेल नहीं खा रहे हैं।
लोग कहेंगे कि जजेस बेस्ट होते हैं, जजेस भगवान होते हैं, बहुत सारे लोग ऐसा बिलीव करते हैं, मुझे पता है, एकदम हार्डकोर बिलीवर्स जो बिल्कुल भी फ्लेक्सिबल नहीं होते हैं क्रिटिसिज्म को लेकर के। लेकिन आपको समझना होगा जजेस इंसान होते हैं और कभी कभार नेपोटिज्म का प्रोडक्ट भी होते हैं, जैसे कि ये सामने नेपोकिड है। तो इनकी जजिंग और स्टीव वाइनबर्गर की करी हुई जजिंग में हमेशा फर्क रहेगा। स्टीव वाइनबर्गर एक बहुत पुराने एक्सपीरियंस जज हैं, उनकी एक रेस्पेक्ट है, वो जो डिसीजन देते हैं उस पर एकदम वो ताकत रखते हैं सामने वाले से आर्ग्यू करने के लिए कि उन्होंने क्यों रखा, क्यों बोला, एक को हरा के दूसरे को क्यों जिताया। अब ऐसा नहीं है कि गलतियां स्टीव वाइनबर्गर से नहीं होती हैं, पर उनका एक्सपीरियंस और उनके ज़्यादातर डिसीजंस ना ठीक ही होते हैं। लेकिन टाइलर मैनिन के साथ हम ये नहीं बोल सकते, उनकी तो बातें ही समझ नहीं आती जब वो हार्डी शुपन को हरा के डायरेक्ट को जिता देते हैं। तो इसीलिए अभी की जजिंग बहुत ही ज़्यादा अजीब जा रही है। क्लासिक फिजिक में ये पैटर्न बहुत सालों से चल रहा है और ख़राब जजिंग, इनकंसिस्टेंट जजिंग मैं बोलूंगा बहुत टाइम से बढ़ती चली जा रही है। कई सारे एथलीट्स परेशान होकर के क्लासिक फिजिक इसलिए छोड़ देते हैं। ये ओलंपियंस की बात कर रहा हूं मैं आपसे, जो ओलंपिया में खेला करते थे एक समय पे। आज भी जजिस की ये इनकंसिस्टेंसी क्लासिक को लेके डूब रही है। अभी तो क्रिस बमस्टेड थे, अब क्रिस भी चले गए हैं। अब पता नहीं क्लासिक फिजिक में ये लोग क्या करेंगे, क्योंकि एक क्रिस की पोजीशन ही फिक्स दिखती थी, बाकी सारे एथलीट्स की प्लेसिंग इधर की उधर। और ये तब ज़्यादा बुरा लगता है जब एथलीट्स इंप्रूव होकर के आए ना, और उसके बाद उनकी प्लेसिंग अगर गिर जाए, जैसे वेस्ले के साथ हुआ। वो ओलंपिया में ज़्यादा बेहतर मुझे तो लग रहे थे, कम से कम बेहतर नहीं तो आर्नोल्ड जितने तो दिख रहे थे, लेकिन तब भी 8th पे पहुंचा दिए गए। तो यहाँ पर वो इतने कंफ्यूज तो होंगे, उनको समझ में भी नहीं आया होगा कि मेरे स्ट्रक्चर में फ्लॉ है या फिर मेरी फिजिक में फ्लॉ था। क्योंकि वेस्ले जब आर्नोल्ड जीते ना, तो उनको ये क्लियर हो गया था कि मेरा स्ट्रक्चर अच्छा है। पहले उनको अपने स्ट्रक्चर पे डाउट हुआ करता था। आर्नोल्ड जीत लेने के बाद उनको समझ आ गया कि मेरा स्ट्रक्चर अच्छा है, मैं रेमॉन को भी हरा दे रहा हूँ, मैं अर्स को भी हरा देता हूँ। तो अब ओलंपिया का उनका एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ और इसीलिए क्रिस से उनका कंपैरिजन शुरू हुआ। ओलंपिया में इतने बुरे तरीके से हार गए बेस्ट एवर दिखने के बावजूद। अब वेस्ले दोबारा आर्नोल्ड 2025 में आने वाले हैं और यहाँ पर उनकी पॉपुलैरिटी उठाने के लिए ज़रूरी होगा कि उनके साथ में खेलने के लिए उतरे अर्स और रेमॉन जैसे एथलीट्स। देखो ब्रेयन तो अभी ऑफ सीजन लगा रहे हैं, उन्होंने तो बोल दिया वो ऑफ सीजन मोड में क्लियरली चल रहे हैं। 12 हफ्ते पहले कोई एथलीट ऑफ सीजन नहीं लगाता है, लेकिन अर्स और रेमॉन का चांस बन सकता है कि वो आर्नोल्ड में आ जाए। लेकिन अब यहाँ पर एक सोचने वाली बात है, ओलंपिया का टाइटल अभी वैकेंट है, यानी खाली है। क्रिस तो आने नहीं वाले अगले साल, तो अब ये टाइटल या तो अर्स या फिर रेमॉन या फिर एक बिल्कुल ही नए चमकते हुए बॉडी बिल्डर जो इस साल सेकंड आ गए क्रिस बमस्टेड के बाद में, माइक समरफील्ड, इन तीनों में से किसी के पास में भी जा सकता है। तीनों ही कोशिश करेंगे कि ओलंपिया को ना हारे किसी भी तरह। ओलंपिया का टाइटल इन तीनों को ही चाहिए। अब टाइटल तीनों में बट नहीं सकता, तो इसीलिए तीनों ही इस बार मुझे लग रहा है कि 2025 के ओलंपिया पे ज़्यादा फोकस करेंगे रादर देन आर्नोल्ड क्लासिक। तो हो सकता है कि वेस्ले इस बार बिल्कुल ही अकेले अकेले आर्नोल्ड खेल जाए और उनके सामने कोई खड़े होने वाला स्ट्रॉन्ग चैलेंजर हो ही ना, जैसे इस साल हमने देखा था। ये अगर हुआ तो वेस्ले आर्नोल्ड से कोई पॉपुलैरिटी नहीं बटोरेंगे। अब ये हमें 3 महीने बाद ही दोस्तों पता लगेगा, तभी बात करेंगे क्या होता है। फिलहाल वेस्ले का कंफर्म हो चुका है आर्नोल्ड 2025 में आना। यहाँ पर हम चले अगले अपडेट पे दोस्तों। यहाँ पे अगला अपडेट आ जाता है ब्लेसिंग के ऊपर। अब ब्लेसिंग और वीडियो जो थे बहुत टाइम से आउट ऑफ सीन चल रहे थे, इनका पता ही नहीं था कि ये कर क्या रहे हैं, और बहुत सारे लोग तो सच में इनको भूल भी गए थे। और लास्ट शोज इन्होंने जब भी खेले हैं, ना तो इनकी बॉडी पीक कर पाई, ना इनकी बॉडी कंप्लीट रही कभी भी आज तक। अब ये अभी बता रहे हैं कि इन्होंने बहुत लंबा एक ग्रोथ सीजन निकाला है और फिलहाल ये 322 LBS पे है फास्टेड, यानी कि ये अभी 146 मतलब 146 kg के हैं। तो ऐसे में ये बहुत ज़्यादा बड़ा नंबर है इनके लिए। लेकिन हाँ, ब्लेसिंग एक लंबे एथलीट है, टॉल एथलीट है, तो कोई बहुत ज़्यादा बड़ा नंबर भी नहीं है। सैमसन दौदा से अगर आप देखो तो ये अभी भी कम है, और सैमसन श्रेडिड है। इनका तो ये ऑफ सीज़न है, सैमसन का ऑफ सीज़न नहीं है, वो अभी बहुत ही लीन है। तो फ़र्क आपको पता लगेगा कि मसल मास पुट ऑन करना किसे कहते हैं। सैमसन पे मसल्स इनसे बहुत ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा राउंडर भी है, तो इसलिए वो दिखेंगे श्रेडिड 326 पाउंड्स पे, पर ये एकदम ही ऑफ दिख रहे हैं 322 पाउंड्स पे। तो हाँ, इन्होंने मसल्स पुट करी होंगी, पर जब ये श्रेडिड होते हैं ना ब्लेसिंग, तब इनकी मसल्स ना बहुत कम होने लगती है। ये ना बिल्कुल क्लासिक एथलीट लगने लगते हैं और इनकम्प्लीट भी दिखने लगती है इनकी बॉडी। तो वो जो राउंडनेस है ना, जो इनके ऑफ सीजन बॉडी के अंदर दिखती है, वो ना एकदम ही चली जाती है जब ये कंडीशन आते हैं। तो पता लगेगा जब ये कॉम्पिटिशन खेलेंगे। फिलहाल तो ब्लेसिंग का ये कहना है कि अभी 3 हफ्ते और बचे हैं इनके पास में, उसके बाद ये चिप डाउन यानी कि फैट लॉस करना शुरू कर देंगे और फिर हमें 2025 के सीजन में किसी ना किसी शो में खेलते हुए दिखेंगे। पता लगेगा ब्लेसिंग क्या करते हैं। जब से निक और ब्लेसिंग की एक कंट्रोवर्सी शुरू हुई थी, तभी से गेम वापस से उठना थोड़ा बहुत शुरू हो तो गया था बॉडी बिल्डिंग का। लेकिन आज का सिनेरियो दोस्तों ऐसा है, ना तो निक वॉकर उस तरीके से दिखते हैं, मतलब लोग अब निक से बहुत ज़्यादा खुश नहीं रहते हैं, और ब्लेसिंग की फिजिक में भी वो कन्विक्शन नहीं रहा, तो दोनों ही कहीं ना कहीं डाउन हो गए। मुझे लगता है 2025 के सीजन में ना इन दोनों को एक साथ फिर से खेलना या कंट्रोवर्सी करना थोड़ा बहुत शुरू कर देना चाहिए, जिससे कि एक फैन क्रेज भी, फैन मूवमेंट भी बनना शुरू हो जाएगा। और कंट्रोवर्सी से मेरा ये मतलब नहीं है कि लड़ाई झगड़ा करना, कंट्रोवर्सी से मेरा मतलब है कि गेम को उठाना।
मिल करके गेम को भी उठाया जा सकता है, और ब्लेसिंग इस चीज़ में अच्छे हैं। ब्लेसिंग एक तरह से एंटरटेनर ही रहे हैं हमेशा से। फिलहाल ये इनका अपडेट था, बस इन्होंने अपनी बैक दिखाई है, फ्रंट बॉडी इन्होंने दिखाई नहीं। देखते हैं क्या करते हैं ब्लेसिंग 2025 के टाइम में। इनके बाद दोस्तों अगला अपडेट आ जाता है अभी के एक बहुत ही उभरते हुए बॉडी बिल्डिंग चैंप के ऊपर। ये नाम है मार्टिन फिट्जवाटर। मार्टिन हाल ही में एक ऐसे एथलीट बने जिन्होंने कि क्रिस बम्स्टेड को हरा दिया, और ये ही अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। लेकिन मार्टिन फिलहाल हमें दिखाई दे रहे हैं बिल्कुल एक ऑफ सीजन फेज के अंदर। तो एकदम से ऐसा हो रहा है कि एथलीट्स ना जैसे ओलंपिया खेलते हैं या 1-1.5 महीना निकल जाता है, एकदम ही ऑफ हो जाते हैं, और ये हमेशा की हर साल की बात है, हमेशा से ही ऐसा होते आ रहा है। तो मार्टिन भी बिल्कुल ही ऑफ हो चुके हैं, और ऐसा लग ही नहीं रहा कि यार ये बॉडी वही बॉडी थी जो स्टेज पे हमने देखी थी। अभी एकदम फुल, एकदम ड्राई, एकदम राउंडर, और ऐसे दिख रहे थे कि भाई एक एक मसल फाइबर इनका फट रहा था। ओलंपिया में भी बहुत तगड़े दिख रहे थे, पर अभी ये दिखाई दिए हमें मेट्रोफ्लेक्स जिम में, यानी रॉनी कोलमैन के जिम में, जहाँ पे कि रॉनी एक टाइम पे ट्रेन करा करते थे। और यहाँ पर मार्टिन ना बिल्कुल ऐसे दिख रहे हैं कि थोड़े छोटे लग रहे हैं, और सॉफ्ट तो ऑब्वियसली हो गए क्योंकि वो ऑफ सीजन के अंदर चल रहे हैं। यहाँ पर मार्टिन का ना थोड़ा सा गट दिखाई दिया, और यही वो चीज़ थी जिसको लोगों ने भी अभी पॉइंट आउट करना शुरू कर दिया। बात अभी कुछ ऐसी हो रही है कि लोग कह रहे हैं कि देखो गट इनका निकलना शुरू हो चुका है, और उसके बाद में कुछ लोगों ने ये भी बोला कि 2025 के ओलंपिया में ये टॉप 10 में तो आ जाएंगे, लेकिन टॉप 5 में नहीं आने वाले। तो प्रॉब्लम मैं क्या देख रहा हूँ, हो क्या रहा है कि यहाँ पर ना लोग जज कर रहे हैं मार्टिन फिट्जवाटर की इस फिजिक को, और प्रिडिक्शन दे रहे हैं ओलंपिया 2025 की। क्या ये चीज़ ठीक है? आप खुद सोच करके देखो, एक बॉडी बिल्डर जो अभी स्टेज रेडी है ही नहीं, और कोई मकसद भी नहीं है उसके पास अभी कंडीशन होने का, एक बॉडी बिल्डर जो अभी ग्रोइंग फेज में है, सिर्फ 27 साल का है, और आगे आने वाले टाइम में और ज़्यादा बड़ा और ज़्यादा बेहतर दिखने के एक पूरी फिराक में चल रहा है। क्या उसके पास कोई रीज़न होगा कि वो अभी भी उतना ही कंडीशनड चले जितना कि अभी से कुछ टाइम पहले वो प्राग प्रो के अंदर थे या ओलंपिया में थे? नहीं, ये एथलीट अभी ग्रो करना चाहता है, और ऐसे में बिल्कुल ऐसा दिखना इनका जायज़ है। हालांकि इनकी चेस्ट बिल्कुल दबी हुई दिखेगी, शोल्डर भी पॉप करते हुए नहीं दिखेंगे, लैट्स भी अभी ओके ही लग रहे हैं, लेकिन बॉडी में अभी जो खामियां है जो उनको फोर्थ प्लेसिंग पर तब भी लेकर के आ गई, अगर मार्टिन उस चीज़ को दूर कर लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है कि डेरेक लंसफोर्ड को ही पीछे कर दे। क्योंकि इस साल ऐसा हो रहा था ओलंपिया के अंदर, बहुत सारे लोग कह रहे थे कि डेरेक जस्ट बचे हैं, बिल्कुल बच करके ही थर्ड आ गए। ऐसा हो सकता था कि मार्टिन को वो थर्ड प्लेसिंग मिल जाती। सोच के देखो दोस्तों, बिल्कुल एक नया एथलीट थर्ड आ जाए। हालांकि डायरेक्ट तो सेकंड आ गए थे, हार्डी भी थर्ड आ गए थे अपने पहले ही मिस्टर ओलंपिया में, और दोनों के दोनों ऑलरेडी मिस्टर ओलंपिया बन भी चुके हैं। तो यहाँ पर मार्टिन भी उन्हीं में से एक है, और सैमसन दौदा भी। सैमसन भी तो अपना ओलंपिया के इस तीसरे साल में ही चल रहे हैं, और मिस्टर ओलंपिया बन के चल रहे हैं। तो ये सारे इन चारों एथलीट्स की जो मैंने बात करी ना, मार्टिन, डेरेक, हार्डी और सैमसन, चारों ही बहुत ज़बरदस्त पोटेंशियल वाले एथलीट्स हैं, और इन चार में से 3 तो अभी के टाइम पे मिस्टर ओलंपिया ही है। लेकिन मार्टिन भी कम नहीं है। बात यह है कि एकदम से एंड्रयू जैट की प्लेसिंग खा गए, ब्रेंडन करी, विलियम बोनैक, हंटर लब्राडा, सबको हराया मार्टिन फिट्जवाटर ने। तो इनको जो अभी लोग जज करने लग रहे हैं ना, ये चीज़ देखो कि ये एक ऑफ सीजन शेप में है, और ऑब्वियसली ये वैसे उतने ज़्यादा राउंडर, उतने ज़्यादा शार्पर नहीं दिख सकते, उतने इंप्रेसिव दिखेंगे ही नहीं। और ऑफ सीजन में क्योंकि बॉडी बिल्डर्स बल्किंग करते हैं, वाटर जो बॉडी कैरी करती है वो और ज़्यादा इकट्ठा करना शुरू कर देती है, तो पेट बहुत जल्दी निकल आता है। कोई भी बॉडी बिल्डर बल्क करेगा, पेट निकलेगा, बहुत ज़्यादा खाना खाना पड़ता है इन लोगों को। तो इस गट को मैं कोई बहुत ज़्यादा बड़ा गट नहीं बोलूँगा, जैसे कि पास्ट में कुछ बॉडी बिल्डर्स का हम देख चुके हैं। ये वो वाली चीज़ नहीं है। बात आती है स्टेज पे एथलीट कैसा परफॉर्म कर रहा है। अगर इन बिटवीन द पोजेज मार्टिन ने अपना गट कंट्रोल कर लिया तो ये पास हो जाएंगे, अदरवाइज इनकी प्लेसिंग डाउन होगी। तो अगर उसके बीच में इन्होंने अपना गट संभाल लिया ना, पोजेस के बीच में, तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी कितना मर्जी लटकता रहे। देखते हैं मार्टिन 2025 में क्या करते हैं, और कितने इंप्रूवमेंट्स करके किस किस जगह पे कौन से बॉडी पार्ट्स में करके लाते हैं। यहाँ पर दोस्तों अगर हम चले अगले अपडेट पे, आ जाता है हमारा आज का सबसे बड़ा अपडेट, जबरदस्त वाला। वैसे ऑलरेडी आप लोगों को पता चल चुका होगा, ये आता है हार्डी शूपन के ऊपर। 2022 मिस्टर ओलंपिया चैंप हार्डी शूपन इस टाइम एक पोस्ट डालते हैं, और वो ये कह देते हैं कि आई एम अ कट हार्डर देन अ डायमंड, जस्ट एज आई कट माई पाथ लाइक अ डायमंड। यानी कि हार्ड आने में ना हार्डी से ऊपर कोई है नहीं, और ये बात बिल्कुल सच है। ये इतने ज़्यादा छिलकर आए थे इस बार, ड्राई एज डेजर्ट बोल लो या डायमंड से ज़्यादा हार्ड इनकी फिजिक बोल लो, एक ही बात है। हार्डी जितना ज़्यादा कटिंग करते हैं ना, जिस हिसाब से इनकी बॉडी ने मसल मैच्योरिटी भी हिट कर रखी है, वो कोई है ही नहीं आसपास में। ना डेरेक है, ना सैमसन है, ना एंड्रयू जैक्ट है। कोई एथलीट नहीं है जो इतना ज़्यादा, पहली बात तो मसल में मैच्योर हो और इतना ज़्यादा डाइटिंग करके आता हो। हार्डी ने लेकिन आखिर में एक बात बोल दी इसी वाले पोस्ट में, ये लिख दिया कि द फैक्ट दैट द जज ओमिटेड। इसका मतलब इनका सीधा सा ये था कि इतना ज़्यादा श्रेडिड आते हैं, इस फैक्ट को जजेस ने बिल्कुल ही भुला दिया और कंसीडर करा ही नहीं हार्डी शूपन को एज मिस्टर ओलंपिया। तो जो चीज़ पूरी दुनिया को दिख रही है, हार्डी शूपन को भी दिख रही है, और मेरे हिसाब से उनके कोच हैनी रम्बाउट को भी ये चीज़ अच्छे से पता होगी, लेकिन जजेस इस चीज़ को बिल्कुल ही नज़रअंदाज कर दे रहे हैं, कंडीशनिंग वाले फैक्ट को। तो इसीलिए थोड़ी देर पहले सैमसन दौदा वाले अपडेट में मैंने आपको बोला था कि जजेस भगवान नहीं होते हैं, और इनके
इनके डिसीजन को बिल्कुल क्लियर कट सपोर्ट करने की जगह हम लोग अगर चाहें इस चीज़ को अपोज कर सकते हैं, क्योंकि ये एक सब्जेक्टिव स्पोर्ट है। जजेस की जो मर्जी है वो करते हैं, तो ऑडियंस की और देखने वाले दर्शकों की भी जो मर्जी है वो भी अपना ओपिनियन दे सकते हैं। और इसलिए जो ओपिनियन मेरा जजेस को लेकर के है ओलंपिया में जो उन्होंने किया, वही ओपिनियन यहाँ पे हाडी शुपन का भी आपको देखने के लिए मिलेगा। मेरे साथ साथ यहाँ पर खुद एक मिस्टर ओलंपिया भी सवाल कर रहा है जजेस से कि जजेस हार्डनेस को, ड्राईनेस को, कटिंग को नहीं देखते हैं, नहीं वो तवज्जो देते हैं जो उनको देनी चाहिए। क्योंकि हार्डी ने स्टेज से उतरते ही एक इंटरव्यू के दौरान ये बोल दिया था कि जजेस ने बस एक राउंडनेस को ज़्यादा प्रायोरिटी दी है, ज़्यादा मसल मास को प्रायोरिटी दी है, हार्डनेस, शार्पनेस को और मसल मैच्योरिटी को नहीं। और ये चीज़ हार्डी के अंदर अभी तक भी भरी हुई है। मतलब वो चीज़ दिख रही है ना इनके पोस्ट से, इतने टाइम बाद ओलंपिया हुए लगभग 2 महीने हो गए और अभी भी ये यही वाला पोस्ट कर रहे हैं, तो इनको ये चीज़ कितनी ज़्यादा पिंच हुई। तो हार्डी ने उस टाइम पे भी बोला था इंटरव्यू के अंदर कि अगले साल मैं बड़ा आऊँगा, मैं राउंड आऊँगा, ताकि जजेस को वो दे सकूं जो उनको एक्चुअली में चाहिए, ना कि इतनी मेहनत करूंगा जितनी मैंने इस साल करी अपने आप को इतना ज़्यादा हार्ड लेकर आने के लिए। तो उनको बहुत ज़्यादा दुख था कि उन्होंने कुछ ज़्यादा ही मेहनत कर दी और उसका उनको वो क्रेडिट नहीं मिला। तो यहाँ पर हार्डी ने एक तरह से जजेस को कॉल आउट किया है, जजेस को मैं सही बोलूँ स्लैम किया है, क्योंकि इतनी हिम्मत नहीं होती है एक बॉडी बिल्डर में। यूएस के बॉडी बिल्डर्स तो आजकल जजेस को बिल्कुल कुछ बोल ही नहीं पाते हैं। मिस्टर ओलंपिया कॉम्पिटिटर्स अब नहीं बोलते हैं। ये सन 2000 या 90s का दौर हुआ करता था जब बॉडी बिल्डर्स खुल के जजेस को भी एकदम सामने सामने कन्फ्रंट कर लिया करते थे। अब नहीं सामना कर पाते एथलीट जजेस का। तो हार्डी ने ये चीज़ बोलने की हिम्मत करी, इसी के लिए मैं उनकी दाद देता हूँ। क्योंकि एक तो ये बात भी है कि वो यूएस के नहीं है, वो ईरानियन है, तो वो ज़्यादा कभी कभी बोल भी देते हैं और बिना किसी खौफ के उन्होंने ये बात इस बार बोल दी है। वैसे तो जजेस इन चीज़ों से कुछ ज़्यादा नाराज़ होते नहीं, उनको फ़र्क पड़ता नहीं। और सच बताऊं जजेस अभी इस पोजीशन में भी नहीं है कि वो हार्डी शुपन से नाराज़ हों, क्योंकि यहाँ पर आखिरकार ट्रॉल जजेस ही होंगे। हार्डी का फैन बेस इतना स्ट्रांग है ईरान में, इंडिया में, ऑल ओवर द वर्ल्ड के उनको सपोर्ट करने वाले लोग ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू जजेस के डिसीजन को सपोर्ट करने वाले जो लोग हैं उनसे। आप लोग बताना दोस्तों, क्या लगता है आपको अगले साल के हार्डी शुपन का वर्जन कैसा हो सकता है, कितना बड़ा हो सकता है? मुझे लगता है क्वालिटी है तब भी ये छोड़ने ही नहीं वाले। कितना मर्जी बोलते रहे कि मैं बड़ा आऊँगा, फुल आऊँगा, लेकिन फिर भी क्वालिटी जो आज तक इस एथलीट ने पकड़ के रखी है, एकदम से कैसे हो सकता है कि ये उनको उस चीज़ को छोड़ दे? इनसे होगा ही नहीं वो। ये बहुत ज़्यादा ज़िद्दी एथलीट है अपने कुछ माइंड सेट्स को लेकर के, और ये बात हैनी रैम्बॉट ने बोली थी। वो ज़िद ही है जो उनको इतना अच्छा बनाती है स्टेज पे। यहाँ पर दोस्तों हार्डी शुपन के साथ अब हैनी रैम्बॉट भी नहीं है, तो ये भी एक बड़ा चैलेंज होगा कि किस तरीके से प्रिपेयर होकर के आएंगे 2025 के ओलंपिया में। लेकिन फिर भी हार्डी ने जिस तरीके से जजेस के बारे में इंस्टाग्राम पोस्ट डाला, इसके लिए गट्स चाहिए, काफ़ी बड़ी बात है। चलो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही था। अगर आपको भी कोचिंग लेनी हो, इस तरीके से अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना हो, तो डीएम कर देना मुझे बस। अब मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, गुड बाय, शुक्रिया।